हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th के प्रैक्टिस सेट सेकंड को बताएंगे। जो मॉडल पेपर सेकंड है 2025 का, जो मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेगा, पेपर जो 2025 का जो 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाले पेपर हैं, उसमें यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। यहाँ प्रश्न नंबर 23 है मॉडल पेपर सेकंड का। त्रिभुज एबीसी में डीई रेखा एसी को डी तथा ई पर काटती है तथा डीई समांतर है बीसी के। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिया एक ये त्रिभुज, ये जो त्रिभुज लिया और इस त्रिभुज का नाम डाल दिया ए बी सी। जैसा कि यहाँ पर दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी एक रेखा है। जो डी जो रेखा है, ये डी है और ये है ई रेखा है, जो डी बी सी के समांतर है। अब इसमें हमें रचना क्या करनी है, इस तरीके से हम इसे बी को ई से मिला देंगे, डी को सी से मिला देंगे और ई से ए बी पर लंब डालेंगे, इसे एन डाल दें, या अगर इस पर लंब है तो ये हो जाएगा आपका एम, और इससे लंब डालेंगे, इसे एन डाल दें, डी एन। ये जो लंब डाल दिया, ये है लंब हमारा। इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे हम, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी ई रेखा AC को D तथा E पर काटती है। और साथ में दिया है यहाँ पर DE है समांतर BC के। और इसके बाद यहाँ पर सिद्ध करना है AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। यहाँ पर रचना लिखेंगे। रचना में देखेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पर D को C से तथा B को E से मिलाया। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी आवाज़ देखने को सुनने को मिल रही होगी, क्योंकि गांव के पास ही आज इस प्रोग्राम हो रहा है कि थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। तो देखेंगे यहाँ पर जो लंब है, जो डी एन जो लंब है वो AC पर लंब है, और AB पर जो लंब है वो क्या है आपका EM। तो यहाँ पर लिखेंगे EM लंब है AB पर और DN लंब है AC पर। यहाँ से लिखेंगे उत्पत्ति। आप इधर ध्यान देंगे कि देखें, सबसे पहले ये जो उत्पत्ति में आप लिखेंगे, तो मैं सबसे पहले त्रिभुज लेता हूँ ADE और DEB। ये त्रिभुज लेता हूँ, त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE से, त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE से। यहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, तो पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, या फिर यहीं पर लिख देते हैं। त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई।
तो पहले मैं त्रिभुज ADE का एक साथ ही निकाल देते हैं, वैसे अलग अलग निकालें, इससे एक साथ लिख देते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, ये दोनों लिए। तो मैं यहाँ पर 1/2 आधार, आधार यहाँ पर देखेंगे बेटा, आधार क्या होगा इस जगह पर। अब इस वाले त्रिभुज की बात कही जा रही, तो आधार होगा यहाँ पर AD, क्या होगा AD, और यहाँ पर इसकी ऊंचाई क्या होगी ME, बट्टे इसका आधार, यहाँ 1/2 आधार होगा, इसमें आधार होगा BD या DB कह लो, आधार इसका जो हुआ वो क्या है DB गुणा, और इसकी ऊंचाई क्या होगी कि हमें कोई भी त्रिभुज दिया है तो उसके अगर ये वाला जो शीर्ष, ये ऊंचाई दिखाई दे रही ये वाली, ये इस त्रिभुज की क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी, यानी ME। तो यहाँ से 1/2 से 1/2, ME से ME, तो ये बचेगा हमारा AD बट्टे DB, AD बट्टे DB। ये जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, ये त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकल के आया है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर जो सॉल्व होके आया है, और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ये जो सॉल्व होके ये निकल के आया, इसे समीकरण नंबर मैंने डाल दिया 1। अब यहाँ से लिखेंगे, अब इधर वाली लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज लिया जाएगा CED से। जैसे ही यहाँ पर त्रिभुज लेंगे तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, यहाँ पर 1/2 आधार। अब आधार यहाँ पर क्या होगा इसका AE गुणा ऊंचाई, यहाँ पर क्या होगी DN, और यहाँ पर 1/2, यहाँ पर आधार होगा EC और ऊंचाई होगी DN, DN से DN 1/2 से 1/2। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो निकल के आया AE बट्टे EC। ये बहुत सरल ही कर दिया। वैसे समीकरण 1 इसे निकालते, फिर 2 इसे निकालते, फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़ते, फिर समीकरण 3 बनता, फिर समीकरण 1 इसे 4 लिखते, फिर समीकरण 5 लिखते, फिर इनको जोड़ते, फिर समीकरण 6 बनता। इस तरीके से आगे होता। मैंने इसे और सरल कर दिया है, दोनों को एक साथ ही ले लिया है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज निकल के आया है वो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, ये जो निकल के आया है, तो इसे समीकरण डाल दिया मैंने 2। कौन सा हो गया ये समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर ये इस वाले त्रिभुज में देखेंगे DEB या BDE और CED, इनका आधार एक ही है, तो एक ही आधार पर बने त्रिभुज, यानी त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED का एक ही आधार है, एक ही आधार है, और एक ही आधार पर बने कोण, एक ही आधार पर बने कोण बराबर
होते हैं, क्योंकि ये समांतर भुजाएं और समांतर भुजाओं के अंदर अगर एक ही आधार है तो उनके बने कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो दोनों कोण बराबर होंगे तो आप यहाँ से एक समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, बी डी ई बराबर त्रिभुज सी ई डी। ये समीकरण नंबर हो गया आपका 3। क्या हो गया, समीकरण नंबर 3। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए डी ई और यह है सी ई डी, तो सी ई डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, बी डी ई, और बी डी ई और ए डी ई दोनों मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण 3 से, और मान किस में रख देंगे, 2 में। समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा समीकरण 3 व 2 से। 3 और 2 से देखेंगे तो 3 और 2 का मतलब यह समीकरण 2 में 3 से मान रख देंगे। तो ये तो पहले से है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे यहाँ पर क्या दिया है, सी ई डी। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सी ई डी की जगह पर क्या लिख दूँ, बी डी ई। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, और यहाँ पर दिया कितना है, ये समीकरण नंबर 2 में ए ई बट्टे ई सी, और तो ये समीकरण हो जाएगा आपका 4। अब देखेंगे समीकरण 1 और 4 से, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। तो समीकरण 1 और 2 से 4 से, समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 और 4 से लिखेंगे तो यहाँ पर ए डी ई की जगह पर क्या लिख देंगे, जो त्रिभुज है हमारा ए डी ई का क्षेत्रफल बस बी डी ई का क्षेत्रफल, इसके स्थान पर रख सकते हैं हम ए डी बट्टे डी बी। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख दूं, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। यही हमें सिद्ध करना था, जो आंसर आ गया। बहुत ही कम समय में मैंने आपको ये बता दिया, यानी वैसे इसकी जो ये जो लिखे जाते पॉइंट समीकरण 1 2 3 4 7 8 समीकरण बन जाते हैं, मैंने कम समीकरणों में आपको ये हल करा दिया है। आपके समझ में आया होगा, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए खास ज़्यादा यह प्रमेय कठिन नहीं है, ये थेल्स प्रमेय बहुत ही सरल है, पर समझ में आनी चाहिए किस तरीके से हमें ये करने हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर जो त्रिभुज ए बी सी दे रखा वो इस तरीके से लिख लिया, जो दिया है सिद्ध करना है वो भी लिख लिया। रचना में हमने यहाँ पर लिखा है, हमें ये जो सिद्ध करना था तो ये बी ई को मिला दिया, डी और सी को मिला दिया। तो इस तरीके से डी एन जो लंब हो गया ए सी पर, और एम ई जो लंब हो गया वो किस पे हो गया, ए बी पर। ऐसा हमने यहाँ पर सब दर्शा दिया। उत्पत्ति में लिखा, यहाँ से सॉल्व किया है कि त्रिभुज ए डी ई, ये वाला त्रिभुज ए डी ई ये त्रिभुज लिया है, फिर मैंने लिया डी ई सी या बी डी ई ये त्रिभुज लिया है, और इसके क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/, आधार गुणा ऊंचाई। तो मैंने त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल गुणा 1/2, आधार ए डी हो गया और ऊंचाई इसकी एम ई हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2, आधार बी डी होगा, ऊंचाई इसकी एम ई होगी। क्योंकि इस वाले त्रिभुज में ऊंचाई नहीं है, इसमें ऊंचाई इसकी कौन सी मानी जाएगी, ये वाली ऊंचाई मानी जाएगी। यहाँ से ये जो एम ई जो दे रखी है ये इसमें त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी। त्रिभुज के बाहर अगर कोई ऊंचाई है उसकी, तो उससे भी इसका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो इस प्रकार यहाँ से निकला। सेम इसे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हमने इधर वाला त्रिभुज ए डी ई लिया है और त्रिभुज सी ई डी लिया था। तो यहाँ से 1/2 आधार गुणा ऊंचाई का जो फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ डी एन से डी एन 1/2 से ये समीकरण नंबर हो गया 2। हम जानते हैं कि त्रिभुज अगर एक ही आधार पर बने हों, त्रिभुज किस पे बने हों, एक ही आधार पर बने हों, तो उनका जो
क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है, लेकिन समांतर भुजाओं के मध्य अगर एक ही आधार है तो उनका क्षेत्रफल भी कैसा होगा, बराबर। ऐसा हम जानते हैं, वही हमने लिखा है त्रिभुज बी डी ई बराबर त्रिभुज सी ई डी। यह समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 3 और 2 से, यानी समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दिया। तो यहाँ पर दिया हुआ था त्रिभुज, देखो सी ई डी दिया है, तो सी ई डी की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, बी डी ई। तो यहाँ से ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे बी डी ई का क्षेत्रफल ए ई बट्टे इसी समीकरण 4 हुआ, समीकरण 1 और 4 से। तो ये जो क्षेत्रफल है सेम यही समीकरण नंबर 1 में, तो इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया, ए डी बट्टे डी बी। देखो ए डी बट्टे डी बी ये जो दिया है, हमें यही हल करना है, तो ऐसा हमने हल कर लिया। यह गांव के पास में आज बारात चढ़ रही है, इस कारण से यहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी आपकी, तो समझें आप इसे प्रश्न को और उसका भी आनंद लें, बारात का भी। क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा वाला देखेंगे। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल पर खड़े एक स्तंभ की छाया की लंबाई ए मीटर अधिक हो जाती है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्तंभ बनाता हूँ। इसकी पहले छाया की लंबाई, यहाँ पर जो कोण था वो कैसा है, फाई। अब इसका जो कोण हो गया वो थीटा हो गया, इसकी दूरी ए हो गई, ऊंचाई h, इसे x मानेंगे, ए बी सी और डी। और आज आप म्यूजिक के साथ पढ़ते रहिए, हल करेंगे। माना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई मान ली हमने h, और BC बराबर x मीटर है, तो x रख लें। तो यहाँ से त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर के लंब बट्टे आधार, तो लंब दिया है ए बी, आधार दिया बी सी, तो tan थीटा की जगह पर मानेंगे फाई बराबर लंब है h, आधार दिया है यहाँ पर x। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर h बट्टे tan फाई। अगर हम इसे इस तरफ ले जाएं या फिर इस तरीके से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर h cot फाई, समीकरण नंबर 1। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी से tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब यहाँ पर ए बी, आधार बी डी। तो यहाँ से लिख देंगे tan थीटा के स्थान पर थीटा ही है बराबर ए बी एच, आधार होगा ए प्लस के एक्स। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा कोष्टक में ए प्लस के एक्स बराबर के एच। ये समीकरण हो जाएगा हमारा 2। समीकरण 1 व 2 से, या समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसे लिखें, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब जैसे ही हम समीकरण 1 का मान रखेंगे तो ये जो समीकरण 1 का मान 2 में रखेंगे,
तो ये हमारा क्या है, टेन अल्फ़ा और टेन थीटा है बट्टे ए प्लस एक्स की जगह पर रखना है हमें एच कॉट फाई, क्योंकि हमें एक्स की जगह पर ये रखना है बराबर के एच, इस तरीके से। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जैसे एच है तो ये हो जाएगा टेन ए का गुणा करेंगे इसमें तो ए टेन थीटा प्लस ये हो जाएगा एच टेन थीटा और कॉट फाई बराबर के एच। अब एच वाले एक तरफ ले जाएं या फिर इसको उधर ले एच वाले, तो ए टेन थीटा बराबर एच माइनस एच टेन थीटा कॉट, ये टेन थीटा है, टेन थीटा कॉट फाई ये हो जाएगा, उधर जाएगा पक्षांतर, तो ए टेन थीटा बराबर एच कॉमन है तो वन माइनस टेन, ये हो जाएगा आपका थीटा कॉट फाई, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एच बराबर ए टेन थीटा बट्टे वन माइनस टेन थीटा कॉट फाई, ये मान आ जाएगा आपका एच का मान। अगर हम इसे टेन के पदों में ही व्यक्त करना चाहें तो इसे बदलना पड़ेगा, टेन के पदों में लिखेंगे तो एच बराबर, तो ए टेन थीटा बट्टे ये वन माइनस टेन थीटा वन बट्टे ये टेन कॉट है वो क्या हो जाएगा टेन फाई ये हो जाएगा। अब इसके ये जो फाई हो जाएगा इसके नीचे वन मानेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इसका टेन फाई, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए टेन थीटा बट्टे टेन फाई माइनस टेन अल्फ़ा बट्टे टेन फाई, ये एच के बराबर आ गया। इस तीसरी संख्या ऊपर जाएगी तो एच का जो मान आ जाएगा वो ये हो जाएगा ए टेन फाई और टेन अल्फ़ा बट्टे टेन फाई माइनस टेन अल्फ़ा, ये जो मान आ जाएगा इसका, जो एच इसकी जो ऊंचाई होगी वो ये होगी। तो एक बार मैं बता दूं, सबसे पहले आप एक स्तंभ बनाएंगे, स्तंभ से यहाँ से जो फाई कोण था फिर थीटा हो गया ए दूरी बढ़ने पर, तो इसे एक्स मान लिए, इसे एच, तो पहले मैंने टेन ये त्रिभुज ABC ले लिया समकोण त्रिभुज, तो यहाँ से x का मान h बट्टे टेन, तो इसे सॉल्व किया हमने। ये अगर नहीं चेंज करते तो h बट्टे टेन फाई रख देते यहाँ पर, ये जो अभी x की जगह पर रखा तब भी हमारा सही था, पर लेकिन हमने अगर कॉट में नहीं दिया है, वैसे तो आंसर आपका एक तो ये है सही है, अगर केवल टेन के पदों में ही लेके आने सभी पद तो हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर इसे चेंज कर दिया कॉट को, तो ये टेन के पदों में व्यक्त करने के लिए ऐसा किया, नहीं तो आपका आंसर यहीं तक सही था। तो इस तरीके से आप ये त्रिभुज से यहाँ से x का मान निकाला, दूसरा त्रिभुज ABD लिया, यहाँ से हमने जो कोण निकाला वो समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो समीकरण 2 है x की जगह पर मान रखा है मैंने, यहाँ पर सॉल्व किया है, तो h वाले एक तरफ कॉमन ले लिया तो h का मान आ गया। एक तो आंसर आपका यहाँ तक सही है,
फिर अगर आपको 10 के पदों में ही व्यक्त करना है तो आप इस वर्ड को चेंज कर देंगे, सॉल्व करेंगे, तीसरी संख्या ऊपर जाएगी तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो समझ में आया होगा आपके। तो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे प्रश्न नंबर 24 को। एपी तथा बीपी वृत्त की दो स्पर्श रेखा हैं जो एक अन्य स्पर्श रेखा एल एन वृत्त के एम बिंदु पर स्पर्श करती है तो सिद्ध कीजिए। तो यहाँ से हमें सिद्ध करना है पी एल प्लस के एल एम, पी एल प्लस के एल एम बराबर है पी एन प्लस के एन एम के। तो यहाँ से दिया है ए पी या पी ए तथा पी बी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श रेखाएं तो ये दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी, पी ए बराबर के पी बी। सिद्ध करना है पी एल प्लस के एल एम बराबर के पी एन प्लस के एन एम। उपपत्ति से लिखेंगे, उपपत्ति यहाँ पर देखें दिया क्या है, दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी, पी ए बराबर के पी बी। इसे समीकरण नंबर 1 डाल दें क्योंकि दोनों बराबर हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं जब ये स्पर्श रेखाएं दो बराबर हैं तो ये स्पर्श रेखाएं एक तो है हमारे ए एल बराबर के एल एम, समीकरण नंबर इसे 2 डाल दें। ये स्पर्श रेखा दूसरी दे रखी है, ये बी एन बराबर एन एम, ये समीकरण नंबर 3 डाल दें। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 से, 1 के स्थान पर हम ये दोनों भुजाएं लिख सकते हैं। समीकरण 1 से अगर हम लिखें तो ये ए पी यानी पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी बी। तो पी ए के स्थान पर हमें ऐसे लिख देंगे पी एल प्लस के एल ए बराबर पी बी के स्थान पर रखेंगे तो ये हो जाएगा पी एन प्लस के एन बी, या बी एन लिख सकते हैं, यहाँ पर एन बी लिखा है तो ये बी एन। अच्छा आप देखेंगे समीकरण ये जो ए एल बराबर है एल एम, तो ए एल के स्थान पर हम क्या लिख दें, एल एम, जो हमें सिद्ध करना है। तो समीकरण 1 से, और समीकरण 2 से अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर बी एन की जगह पर लिख देंगे हम एन एम। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 और से तो हमने लिख दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका समीकरण 2, और समीकरण 3 से इसकी जगह पर मान रखने पर तो यहाँ पर लिखेंगे हम पी एन प्लस एल ए के स्थान पर क्या रख देंगे, यहाँ पर एल ए के स्थान पर क्या है, एल एम। तो यहाँ पर रख देंगे हम एल एम, पी एन प्लस बी एन के स्थान पर क्या है, बी एन के स्थान पर देखो यहाँ पर बी एन के स्थान पर दे रखा है एन एम, एन एम। यही हमें सिद्ध करना है। यह हम ऐसे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 और तथा 3 से, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो पी ए बराबर के पी बी, तो यहाँ पर पी ए को लिख सकते हैं पी एल प्लस एल बी, क्योंकि पी एल प्लस एल बी एल ए हो जाएगा। पी बी को लिखेंगे तो पी एन प्लस के एन बी हो जाएगा, और हम यहाँ पर पी एल लिखेंगे एल ए के स्थान पर एल एम, और यहाँ पी एन प्लस बी एन के स्थान पर एन बी। यही हमें सिद्ध करना है, वो आंसर आपका आ गया। बहुत ही आसान प्रश्न था ये हमारा, समझ में आ गया होगा आपके। प्रश्न नंबर देखेंगे 24 का अथवा वाला। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 117 मीटर स्क्वायर है तो तथा इनके परिमापों का जो अंतर है वो 12 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, माना
पहले वर्ग की भुजा, क्या मान लो x, और दूसरे वर्ग की भुजा मान लो आप y। अब यहाँ पर स्थिति नंबर 1 पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार दो वर्गों का क्षेत्रफल, प्रश्नानुसार दो वर्गों का क्षेत्रफल यानी एक x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर योगफल कितना है 117। इसे समीकरण नंबर डाल दीजिए 1। अच्छा, इसके बाद स्थिति नंबर 2 परिमापों का अंतर, वर्ग का परिमाप ये होता है आपका 4a। तो यहाँ से परिमापों का अंतर, तो यहाँ पर जो परिमापों का अंतर है तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में या 4x माइनस 4y बराबर के 12। यहाँ पर परिमापों का अंतर था तो यहाँ से हमने x को बड़ा लिया है क्योंकि माना है हमने x बड़ा है y से, माना x बड़ा है y से, तब ये ऐसा लिखा है। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस y बराबर 12, 4 12, तो x माइनस y बराबर के 3। तो ये हो जाएगा x बराबर के 3 प्लस y, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 से तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अगर हम इसका मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या था हमारा एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर रखेंगे 3 प्लस y का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर बराबर 117। a प्लस b का फॉर्मूला खोलेंगे, 3 का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2 गुणा 3 गुणा y यानी 2ab प्लस y स्क्वायर बराबर 117। ये 9 प्लस y स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के y स्क्वायर बराबर 117। तो ये हो जाएंगे 2y स्क्वायर प्लस के 6y और 9 पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 117 माइनस 9, 2y स्क्वायर प्लस 6y बराबर के 108। 17 में से 9 गए तो 8 बचेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, y स्क्वायर प्लस के 3y बराबर 108। 2 से 108 काटें, 2 5 10 4 यानी y स्क्वायर प्लस 3y बराबर 54। पक्षांतर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस के 3y माइनस के 54 समीक और बराबर 0। अब हमें इसमें मध्य पद को तोड़ करके इसे हल करेंगे। जोड़ घटा में तो कितने आने चाहिए 3 और गुणा करें तो 54। अब ऐसे तो हम नहीं बता रहे तो फिर आपको यहाँ पर मैं 54 के गुणनखंड कराता हूँ। तो यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 7 14, 3 से काटेंगे तो 9, 3 से काटेंगे तो ये 3 और 3 से 1। हमें 3 लेके आने हैं तो यहाँ पर देखें 3 3 का 9, 3 दूनी 6, तो 6 गुणा 9 54 हो गए, 9 6 के 54, 9 माइनस के 6 बराबर 3 निकल आए। तो हम इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरीके के फैक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 और ये क्या है y माइनस के 54 बराबर 0। y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6y माइनस 54 बराबर 0। y कॉमन लेंगे, y प्लस 9 माइनस 6 कॉमन लेंगे, y प्लस 9 बराबर 0। y प्लस 9 और y माइनस 6 बराबर 0। केस फर्स्ट सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, तो y है ये, तो y प्लस के 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस के 9,
के सेकंड सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर 6। तो y के मान यहाँ पर दो निकल के आए, एक प्लस का एक माइनस का, तो हमारा प्लस वाला मान ज़्यादा रहता है। तो y का मान अब हमें किस में रखना है, क्योंकि ये तो y का मान आ गया, भुजा एक निकल के आ गई। अब y का मान हम किस में रख दें, इसमें रख दें समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, x बराबर के 3 प्लस y की जगह पर 6, तो x बराबर 9 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे माइनस के 9 रख देंगे y की जगह तो माइनस के 6 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस की जो संख्या हो नहीं सकती, तो इसलिए यहाँ पर हमारी जो चौड़ाई और लंबाई कितनी निकल के आ गई, ये x, इसका मतलब 9, और दूसरे त्रिभुज वर्ग की जो भुजा निकल के आ गई वो वाली ये निकल के आएगी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे निकल के आ गई भुजाएं दोनों वर्गों की। तो एक बार फिर से पहले वर्ग की भुजा x मान ली, दूसरे वर्ग की भुजा y मान ली। वर्गों का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, प्रश्नानुसार वर्गों का योगफल होता है 117, समीकरण नंबर 1 हुआ। वर्ग का परिमाप 4a होता है, प्रश्नानुसार यहाँ पर माना x बड़ा है y से, इसलिए अंतर हमने यहाँ पर लिखा है। तो 4x माइनस 4y बराबर 12, तो 4 कॉमन ले लिए, तो ये x माइनस y बराबर 3, x बराबर ये होगा 3 प्लस के y। यहाँ पर रखेंगे तो ये सॉल्व करने पर यहाँ से हमारा समीकरण प्राप्त हो जाएगा, द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 54। फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6, 9 6 54, और यहाँ से हमें एक y का मान -9 प्राप्त हुआ, एक y का मान 6। तो यहाँ से प्लस वाला मान्य होगा, माइनस वाला मान्य नहीं करते। तो y का मान हमने प्लस वाला कहाँ पर रखे, समीकरण नंबर 2 में, और जैसे ही रखा तो यहाँ x का मान आ गया 9। इस तरीके से दोनों वर्गों की भुजाएं प्राप्त हुई। समझ में आ रहा होगा आप सभी के। प्रश्न नंबर देखेंगे 25 का, एक अर्धगोला तथा एक शंकु के समतल आधारों को जोड़कर एक ठोस बनाया गया है जिसका संपूर्ण आयतन 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। शंकु की ऊंचाई 9 सेमी है, तो उभयनिष्ठ समतल का व्यास क्या होगा। तो हल करते हैं इस प्रश्न को। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आकृति बनाएं, उससे आपके समझ में बहुत अच्छे से आएगा कि यानी एक अर्धगोले के ऊपर एक क्या है, शंकु। तो मैं पहले यहाँ पर एक बनाता हूँ अर्धगोला। देखेंगे ये अर्धगोला है, और इस अर्धगोले के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक शंकु रखा हुआ है। लो ये क्या है, शंकु है। इस शंकु की जो ऊंचाई है वो है 9 सेंटीमीटर, और इसका हमें व्यास ज्ञात करना है। इसकी जो संपूर्ण आयतन है वो दिया है आपको 45 पाई, यानी आकृति का संपूर्ण आयतन, आकृति का संपूर्ण आयतन कितना दे रखा है, 45 पाई। तो आकृति में क्या बना हुआ है, शंकु का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन बराबर 45 पाई, यानी आकृति। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यू बराबर 45 पाई। यहाँ से हम 1/3 पाई और r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे क्योंकि आधार दोनों के समान हैं। तो यहाँ पर बचेगा हमारा h प्लस 2 और पाई r चला जाएगा 1/3, तो बचेगा यहाँ पे r बराबर 45 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 r स्क्वायर h प्लस 2r बराबर 45। तो यहाँ पर हमें h का मान रखना है, h का मान रख देंगे, 3 का इधर गुणा कर देते हैं, तो ये r स्क्वायर
h के स्थान पे 9 प्लस 2r बराबर 45 तिया, ये हो जाएगा इस 3 का गुणा इस 45 में हो जाएगा क्योंकि ये भाग में गुणा में पहुंचेगी, तो 45 तिया 135 हो जाए। यहाँ गुणा करेंगे 9r स्क्वायर हो जाएगा और इसका इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 2r क्यूब बराबर 135 और यहाँ क्रम में लिखें तो 2r क्यूब और प्लस के 9r स्क्वायर और बराबर 135। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2r क्यूब प्लस 9r स्क्वायर माइनस 135 बराबर 0। अब ये त्रिघात बहुपद बन गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके गुणनखंड करने होंगे। गुणनखंड करेंगे अभी, तो यहाँ से अब आप देखेंगे इसके गुणनखंड करेंगे तो 135 के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 135 के गुणनखंड करेंगे, 1 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। इस तरीके से मैं यहाँ आगे डॉट डॉट कर देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के रखेंगे। जो मान इस पर सेटिस्फाई हो जाएगा वही उसके गुणनखंड कहलाएगा। तो 1 रखेंगे तो इस संख्या में तो 1 का क्यूब करेंगे तो 2 और 9 हो जाएगा 11, 35 नहीं आ रहा, तो हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर r बराबर के 3 रखने पर। जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा r यानी 3 का क्यूब प्लस 9 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 135 बराबर के 0। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 9 27 हो जाएगा प्लस 9 गुणा 9 माइनस 135 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 27 दूनी 54 प्लस के 81 माइनस 135 बराबर 0। तो ये भी हो जाएगा 135 माइनस 135 बराबर 0, कट गया तो ये हुआ 0 बराबर 0। तो अतः यह क्या है, गुणनखंड है। अतः यहाँ पर दिया क्या था, r बराबर 3 और ये इसका गुणनखंड है, तो अतः ये r जो आ गई आपकी ये, अतः r क्या है, ये त्रिज्या है, तो व्यास क्या होगा, व्यास हो जाएगा 2r। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर के 6। इसका ये गुणनखंड हो गया। ये जो निकल के आ गया यहाँ पर, ये जो r बराबर 3 या यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो वैसे ही आप समझ में आ रहा होगा आपके, क्योंकि काफ़ी नीचे होगा। तो यहाँ से अतः r बराबर के 3 आ गया, क्योंकि r का मान रखने पर ये 0 आ गया, तो ये LHS करके लिख दे रहा हूँ बराबर RHS। इस तरीके से आप समझ जाएंगे। तो LHS बराबर के RHS हो गया। तो यहाँ से आपने अतः r बराबर 3 है तो व्यास हो जाएगा 2r, तो 2 गुणा 3 बराबर 6। तो अतः 6 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, व्यास होगा सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया होगा आपके सभी के, क्योंकि इस आकृति में सबसे पहले हमें क्या करना है कि आयतन दिया 45 पाई, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन कितना है, 45 पाई। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h है और अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से इसे 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या करते हैं, जो अचर पद होते हैं उसके गुणनखंड करेंगे और वहाँ से उनके मान रखने पर जो 0 आ जाए वो क्या कहलाएगा, गुणनखंड। अगर 0 आ गया तो वही उसके क्या होगा, मान। r निकल आए तो r ये क्या हो जाएगा, आपकी त्रिज्या। तो व्यास कितना हो जाएगा, 2r। तो इस तरीके से व्यास निकल के आया से। प्रश्न नंबर देखेंगे 25 का अथवा वाला, ये लास्ट प्रश्न चल रहा है सेट का, देखेंगे बहुत ही अच्छे से। आज की वीडियो में थोड़ा सा शोरगुल रहा है माइक का या उसका, बाहरी आवाज़ बहुत आई है प्रोग्राम होने के कारण। देखें इसे प्रश्न को, लास्ट वाला ही प्रश्न है, इसे भी इसी आवाज़ में या पढ़ लें। अंतराल यहाँ से दिया 0 से 20, 20 से 30, 30 नहीं है सॉरी 40 है,
और 40 से है आपका 60, 60 से है आपका 80 और 80 से है आपका 100। और यहाँ पर है आपका बारंबारता, बारंबारता में आप यहाँ पर 17 F1 और 32 F2 19 ये जो दिया हुआ है आपका। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हमें निकालना है इसका F1 और F2 और दिया है हमारा माध्य। इसका मतलब माध्य हमें इसमें हल करना होगा। तो माध्य के लिए हमें यहाँ पर पहले से मध्यमान निकालना है। मैं अभी इसी आवाज़ की कह रहा था कि अब यहाँ जोत चालू हो गई, अब उसकी आवाज़ आने लगी। तो इससे पहले बैंड की आवाज़ आ रही थी और उससे पहले ये जो बॉक्स बज रहे थे उनकी आवाज़। अब जोत चालू हो गई, अब उसकी आवाज़ आने लगी। तो आप इस प्रश्न को भी देख लें और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर मध्यमान निकालेंगे। ये तो हमारा FI होता है, ये होता है हमारा XI। तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 20, जोड़ते जाओ 30, 30 में ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50, 50 ये होगा 70 और ये हो जाएगा 90। तो यहाँ पर लिखेंगे FI इंटू XI और गुणा करेंगे तो 170 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 F1, 30 F1 हो जाएगा। ये 0, 5 दूनी 10 तो 5 15 1 16 हो जाएगा, क्योंकि 0 और 5 दूनी 10 और 5 3 15 1 16। ये हो जाएगा 50 F2 और ये हो जाएगा आपका 0, 9 में 81, 9 और 8 17, 0, 9 में 81 की 1 और 9 और 8 17 सही। यहाँ पर इसका योग दिया है 120 लिखा हुआ है। यहाँ पर योग है वो कितना है, योग दिया है इसका 120। 70 होगा या 50? कहाँ पर? यहाँ पर 70 होगा, सॉरी लिखा नहीं। 70 F2 हो जाएगा क्योंकि इसका गुणा करेंगे ये। तो ये जो योग दिया 120 दिया है। तो अब हमें यहाँ से इसे टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका F1 प्लस F2 और प्लस इन सबको जोड़ दें 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9, 9 और 9 18 और 1 और 3 4, 4 और 1 5 और 1 6 68 हो जाएंगे बराबर 120। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2 बराबर 120 माइनस के 68। तो ये F1 प्लस F2 बराबर घटाएंगे तो ये 2 और 11 में 6 गए तो 5 यानी 52। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा सिग्मा FI XI। तो ये जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 30 F1 प्लस 70 F2 हो जाएगा और प्लस के इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 और 0 0 हो जाएगा और 1 और 7 8 हो जाएंगे और 7 और 6 13, 13 और 1 14 की 4 हो जाएगी और 1 और 1 2 और 1 3 ये हो जाएगा। और m बराबर यहाँ से हमें दिया है, m बराबर कितना है 50, मध्यमान दिया है। तो यहाँ से फॉर्मूला होगा m बराबर के सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI। तो m जो 50 दिया है यहाँ से और ये दिया है आपका 30, ये दिया है आपका 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस 34 80 बट्टे FI ये योग कितना दिया है 120। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
30 F1 प्लस 70 F2 प्लस 34 80 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 0 0 12.60 ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आप इसे लिखेंगे 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 6000 माइनस 34 80 ये हो जाएगा 30 F1 प्लस 70 F2 और बराबर घटाएंगे तो 0, 10 में से 8 गए तो 2 बचेंगे, 9 में से 4 गए तो 5 बचेंगे और 5 में से 3 गए तो 2 बचे, ये बचेगा। यहाँ से हम 10 कॉमन ले लें तो 10 कॉमन लेंगे तो 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर 200 वो 25 20, इस 0 से 0 कट गए और यहाँ से इसका जो मान आ जाएगा 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर 252 समीकरण नंबर हो जाएगा ये 2। एक समीकरण 1 था और ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम इसे सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये जो प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3 F1 प्लस 3 F2 बराबर 3 दूनी 6 और 5 15, ये हो जाएगा आपका 156। गुणा करेंगे तो ये यहाँ तक तो आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा ये। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है यहाँ पर भी। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 को 2 हमारा कहाँ पर दिया है, 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर के 252, ये समीकरण नंबर 3 था, वो 2 था समीकरण हमारा। और ये समीकरण 3 है हमारा, 3 F1 प्लस 3 F2 बराबर 156, समीकरण नंबर 3। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से 4 F2 और यहाँ से घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 12 में 6 और 14 में से 5 गए तो 9 बराबर, तो ये F2 बराबर के 96/4, 4 दूनी 8 4 चक 16, तो F2 बराबर हो गया 24। F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 दिया है F1, तो 24 वो F1 प्लस F2 के स्थान पर 24 रखेंगे बराबर के 52। ये देखिए F1 रखा हुआ है प्लस F2 के स्थान पर 24 बराबर 52, ये समीकरण 1 में हमने रखा है। तो ये F1 बराबर के 52 माइनस के 54, तो F1 बराबर के 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे और 4 में से 2 गए तो 28। तो इस तरीके से यहाँ से निकलेगा। तो इस तरीके से यहाँ से हमारा मान निकल के आ गया, F1 का 28 और F2 का मान 24। तो ये समझ में आ गया होगा। ये सभी प्रश्न मैंने आपको करा दिए थे, तो देखेंगे एक बार फिर से मैं बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिए हैं, बारंबारता दी है, मध्यमान निकालेंगे हम इसका, और यहाँ FI सिग्मा FI निकाल करके इसका जब गुणा करेंगे तो ये 170 हो जाए, ये 30 F1 हो जाएगा, ये 32 का करेंगे 1600 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। F2 यहाँ पहले गलती हो गई थी, 50 कर दिया था,
तो ये 70 F2 और 19 से गुणा 90 किया तो 1700, इसका योग 120 दिया था। इसे सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 52 समीकरण नंबर 1। अब हमने इसे योग किया तो यहाँ से 30F1 प्लस 70F2 और 34 80 आ गया। m बराबर 50 दिया है, माध्य यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से m बराबर सिग्मा fi बट्टे सिग्मा xi बट्टे सिग्मा fi। तो यहाँ पर मान रखा है m और यहाँ पर सिग्मा fi xi का मान रखा है, यहाँ पर सिग्मा fi का। तो इसे सॉल्व किया तो इसका इधर गुणा किया तो ये 6000 हो जाए, घटाएंगे तो ये 2520 बचेगा। यहाँ से 10 कॉमन लेंगे, 0 से 0 कटेगा तो यहाँ 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252 समीकरण नंबर 2 होगा। समीकरण 1 में समीकरण 3 से गुणा करेंगे तो 3F1 प्लस 3F2 बराबर 156 हो जाएगा। और ये समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे, समीकरण 2 लिखा है 3, घटाने पर चिन्ह बदल गए तो यहाँ से 4F2 बराबर 96, भाग दिया तो 24 आ गया। F2 का मान समीकरण 1 में रखा तो F1 बराबर 52 माइनस 24, तो ये F1 का मान 28 आ गया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको मॉडल पेपर आपको सेकंड करा दिया है, जो 2025 में आपको देखने को मिलेगा। सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा देखने के लिए, और करने का भी तरीका आप इसी तरीके से रखेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे मैंने यहाँ पर जगह नहीं है तो बीच में ऐसे लगा दिया। आप करेंगे क्रम से इसके नीचे से फिर इसके नीचे, इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा, तभी आपको नंबर अच्छे से मिलेंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको पेपर हल करना है और कितने प्रश्न आते हैं हाई स्कूल में, तो वो भी आपको पता चल गया होगा। तो आप सभी समझ चुके होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।